सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड का ये कृषि क्रांति के बाद का चैप्टर है, जिसमें हमने खेती तो ईजाद कर ली है हमारे पास। अब घुमंतू जीवन भी हमारा ख़त्म हो गया, हंटर गैदरर भी ख़त्म हो गया। हम खेती कर रहे हैं, एक जगह है। अब हमने अपने विलासिता के पिंजरे में किस तरह से कैद हो गए हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती आ रही है, साथ में प्रोपोर्शनेटली बढ़ती आ रही है। तो विलासिता के पिंजरे कृषि क्रांति के आगे कृषि का विस्तार एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया थी, जो सदियों और सहस्त्राब्दियों तक फैली थी। मशरूम और फलों के बीजों का संग्रह करने वाले और हिरण तथा खरगोश का शिकार करने वाले होमो सेपियंस के समूह ने अचानक गांव में बसकर खेतों को जोतना, बोना और सिंचाई के लिए नदी से पानी लाना अचानक से नहीं शुरू कर दिया था। परिवर्तन एक एक सीढ़ी आगे बढ़ा और हर सीढ़ी पर रोज़मर्रा जीवन में छोटे बदलाव आते गए। जब मनुष्य घुमंतू जीवन व्यतीत कर रहा था, तब उसके साथ में जनसंख्या भी कम रहती थी, क्योंकि जो स्त्रियां होती थी उनको छोटे छोटे बच्चों को पालना बहुत असहज काम होता था उनके लिए। वो छोटे बच्चे कहीं भी चले जाते थे, वो कमज़ोर होते थे, उनकी रक्षा करनी पड़ती थी। तो उनकी रक्षा करने के लिए क्या होता था, जब अच्छा समय होता था, जब हंटर गैदर के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध रहते थे, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा उस हिसाब से करते थे वो ट्राइब। और जब समय प्रतिकूल होता था तो वो कम बच्चे पैदा करते थे। लेकिन जैसे जैसे गेहूँ या फिर कोई भी फसल ले लें, जैसे जैसे आइस एज 12,000 के पास ख़त्म हुई, वो सेंट्रल एशिया में हमने बर्फ़ रिट्रीट कर गई, बर्फ़ पीछे चली गई, अब वो फर्टाइल लैंड हो गई, वहाँ पे गेहूँ हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, स्थायी गांव बन गए गेहूँ से। गेहूँ आने से सोसाइटी में और पालतू पशु होने से एक स्थायी गांव बन गए। स्थायी गांवों में बस जाने और भोजन की आपूर्ति में वृद्धि होने के साथ ही जनसंख्या बढ़ने लगी। घुमंतू जीवन शैली को त्याग देने से स्त्रियों को हर साल बच्चा पैदा करने में सक्षम बनाया। कम उम्र में बच्चों का माँ का दूध छुड़ा दिया जाता था। दलिया और लपसी खिलाकर उनका पेट भरा जा सकता था। खेतों में काम करने के लिए अतिरिक्त हाथों की बुरी तरह ज़रूरत थी, लेकिन अतिरिक्त भोजन को जल्द ही चाट जाते थे। इसलिए और ज़्यादा खेतों को उगाना जरूरी हो गया। जैसे जैसे लोग रोगों से जैसे जैसे लोग रोगों से भरी बस्तियों में रहना शुरू करते गए, जैसे जैसे बच्चे माँ के दूध के बजाय अन्न पर पलने लगे, और जैसे जैसे अपने दलिये को लेकर बच्चे की स्पर्धा ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों से बढ़ती गई, वैसे वैसे बाल मृत्यु दर में वृद्धि होती गई। ज़्यादातर कृषक समाजों में हर 3 में से एक बच्चा 20 की साल की उम्र तक पहुंचने के पहले ही मर जाता था। तब भी जन्म दर में वृद्धि की गति मृत्यु दर में वृद्धि की गति से ज़्यादा थी। मनुष्यों ने बड़ी तादाद में बच्चों को पैदा करना जारी रखा। तो कुल मिला के जो जीवन था 8.5 से 13 के बीच वाला, और फिर 8,500 ईसा पूर्व का जीवन से पहले से के बाद का जो जीवन रहा, वो बहुत कठिन हो गया। 8.5 से 13 के बीच 8.5 से 13,000 ईसा पूर्व का जो जीवन था वो आसान था घुमंतू का, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं था। यहाँ पर रोग आ गए हमारे सोसाइटी में, क्योंकि वो डेंसली पॉपुलेटेड हो गई, एक जगह रुक गए लोग बाग, तो खेती करने लगे, उसमें माल न्यूट्रिशन बढ़ गया। इस वजह से हमारे सोसाइटी में रोग भी बढ़ गए, मृत्यु दर भी बढ़ गई, कठिनाइयाँ बढ़ गई जीवन में। विरोधाभास यह था कि सुधारों की श्रृंखला ने इन किसानों के गले में और भी बोझ लटका दिया। हालांकि इनमें से प्रत्येक सुधार से जीवन को और आसान बनाने की उम्मीद की गई थी। लोगों ने ऐसे विनाशकारी भ्रांतियां क्यों पाली? उसी वजह से जिससे लोगों ने समूचे इतिहास के दौरान भ्रांतियां पाली थी। लोग अपने फैसलों के पूरे नतीजे का सही आकलन करने में विफल रहे। जब भी उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा काम करने का निर्णय लिया, जैसा कि बीजों को सतह पर छितराने के बजाय खेतों को खोदना, लोगों ने सोचा हाँ, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फसल भी तो भरपूर होगी। हमें मंदी के सालों को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हमारे बच्चों को कभी भूखे रहकर सोना नहीं पड़ेगा। बात में दम था।
अगर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा, यही योजना थी। योजना का पहला हिस्सा सरलता से पूरा हुआ। लोगों ने वाकई कड़ी मेहनत की, लेकिन लोगों ने यह अनुमान नहीं लगाया कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी, जिसका मतलब होगा कि अतिरिक्त गेहूं ज़्यादा बच्चों के बीच बटेगा। ना ही इन शुरुआती दौर के किसानों ने इस बात को समझा कि कम स्तनपान कराने और ज़्यादा दलिया खिलाने से बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा और स्थायी बस्तियां बीमारियों का अड्डा होंगी। उन्होंने यह अनुमान भी नहीं लगाया था कि भोजन के एक साधन पर अपनी निर्भरता को बढ़ाकर वे खुद को दरअसल और भी ज़्यादा अकाल के विनाश के जोखिम में झोंक रहे होंगे। ना ही इन किसानों ने यह अनुमान लगाया कि अच्छे वर्षों में उनके उफनते हुए अन्न भंडार चोरों और दुश्मनों को ललचाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें दीवार खड़ी करनी पड़ेगी और पहरेदारी करनी पड़ेगी। लेकिन जब यह योजना नाकामयाब हो गई तो किसानों ने खेती करना बंद क्यों नहीं कर दिया? कुछ तो इसलिए कि समाज को खड़ा करने और उसका रूपांतरण करने में छोटे छोटे बदलावों को पीढ़ियों का वक्त लगा था, और कुछ हद तक किसी को यह याद नहीं रह गया था कि कभी भिन्न तरीके से भी रहा करते थे। कुछ इसलिए कि जनसंख्या वृद्धि ने मानव समाज के लिए उसकी पिछली अवस्था में लौटना असंभव बना दिया था। अगर खेतों को जोतने की प्रक्रिया अपनाने ने किसी गांव की आबादी को 100 से बढ़ाकर 110 कर दिया था, तो उनमें से कौन से 10 लोग इसलिए भूखे मरने को तैयार होते ताकि बाकी लोग अपने अच्छे समय की ओर लौट सकते? वापसी असंभव थी। पिंजरा एक झटके से बंद हो चुका था। एक ज़्यादा आसान जीवन की खोज ज़्यादा बड़ी मुसीबत का कारण बन गई, और यह आखिरी बार नहीं हुआ था, यह हमारे साथ आज भी होता है। महाविद्यालयों में शिक्षित कितने सारे नौजवान बड़ी बड़ी फर्मों में इस संकल्प के साथ कठोर परिश्रम की मांग करने वाली नौकरियां करते हैं कि वे कड़ी मेहनत करके इतना पैसा कमा लेंगे कि जब वे 35 साल के हो जाएंगे तो वे रिटायरमेंट ले लेंगे, और वह पैसा उनकी ज़िंदगी के वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने के काम आएगा। लेकिन जब तक वे इस उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके सिर पर ढेर सारे कर्ज होते हैं। बच्चे स्कूलों में होते हैं, उपनगरों में मकान होते हैं जिनके लिए हर परिवार को 2-2 कारों की ज़रूरत होती है, और यह एहसास साथ लगा रहता है कि अच्छी शराब और महंगी विदेशी यात्राओं के बिना ज़िंदगी रहने लायक नहीं होती। उनसे क्या उम्मीद की जाती कि वे वापस जाकर अपनी जड़ों की तलाश करेंगे? नहीं, वे अपने उद्यमों यानी कि लेबर को दुगना कड़ी मेहनत करेंगे और कड़ी मेहनत करना जारी रखते हैं। इतिहास के थोड़े से फौलादी नियमों में से एक नियम यह है कि विलासिताएं ज़रूरतें बनने की ओर प्रवृत्त होती हैं और नई जिम्मेदारियों का कारण बनती हैं। ठीक है, एक बार जब लोग किसी खास विलासिता के व्यस्त हो जाते हैं तो उस वक्त वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते। इसके बाद वे उस पर निर्भर रहने लगते हैं। अंत में वे ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां वे उसके बिना रह ही नहीं सकते। हम अपने ही वक्त का एक चिर परिचित उदाहरण लें। पिछले कुछ दशकों के दौरान हमने समय बचाने वाले ऐसे असंख्य उपकरणों को इजाद किया जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे हमारी ज़िंदगियों को आरामदेह बनाएंगे। वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर्स, बर्तन धोने वाली मशीनें, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और ईमेल। पहले खत लिखने और लिफाफे पर पता अंकित करने, टिकट चिपकाने और फिर उसे डाक के डिब्बे तक ले जाने में ढेर सारा वक्त लगता था, लेकिन अब ईमेल से तुरंत हो जाता है। तो अब जो है लोग ये चाहते हैं कि ईमेल करें और उसका रिप्लाई आ जाए। तो हम सोचते थे कि हम समय बचा रहे हैं, अभी भी हमें लगता है कि हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके समय बचा रहे हैं। इसके बजाय हमने जीवन की चक्की को पहले के मुकाबले 10 गुना तेज़ी से घुमाया और अपनी दिनचर्या को कहीं ज़्यादा उद्विग्नता और क्षोभ से भर लिया। विलासिता के फंदे के इस किस्से में एक महत्वपूर्ण सीख छिपी है। कृषि क्रांति की साजिश किसी ने नहीं रची थी, ना ही किसी ने अनाज की खेती पर मनुष्य को निर्भर बनाने की कोशिश की थी। यह थोड़े से पेटों को भरने और थोड़ी सी सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से लिए गए बहुत से तुच्छ फैसलों का उत्तरोत्तर बढ़ता प्रभाव था, जिसने प्राचीन भोजन खोजियों को चिलचिलाती धूप में पानी ढोने पर मजबूर कर दिया था। यह था विलासिता का फंदा जिसमें हम फंस चुके हैं और फंसते रहेंगे।